गांव का नाम था भूलपुरा। भूलपुरा एक छोटा सा गांव था, घने जंगलों से घिरा, जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता और चांद की हल्की चांदनी ही रास्ते दिखाती। वहां के लोग सरल और मेहनती थे, पर उनका दिल डर से भरा रहता था, क्योंकि जंगल की कहानियां, बाजरों की चीख चिल्लाहट और रात में सुनाई देती परियों जैसी आवाजें उन्हें अक्सर भयभीत कर जाती थी। गांव में एक लड़की थी, नाम था मीरा। उम्र लगभग 16 साल। मीरा तेज सोच की, साहसी और थोड़ी सी शरारती भी। लोग कहते थे कि मीरा गांव वालों की तरह रात में डरती नहीं। वो जंगल की कहानियां सुनकर हंसती थी। पर मीरा के अंदर एक गहरी पीड़ा थी, एक असमंजस, क्योंकि उसका बचपन मुश्किलों में गुजरा था। माँ बहुत छोटी उम्र में मर गई थी। पिता हमेशा काम के चक्कर में रहते और गांव वालों की छोटी छोटी बातें, ताने उलाहने उसे भीतर से चोट पहुंचाती थी। एक दिन मीरा ने यह निश्चय किया कि वह गांव वालों को उनके ही डर से सामना कराएगी। यह दिखाएगी कि डर आखिर क्या होता है। और इस तरह जन्म लिया उसकी योजना को, जो डर और रहस्य के बीच बुन गई थी। पहली घटना, अफवाह की शुरुआत। भूलपुरा में एक शाम मीरा जंगल के किनारे गई। वो जानती थी कि वहां एक पुराना और सुनसान खंडर है। खबर है कि रात को वहां भूत का वास है। गांव वालों ने कई लोग देखा कि उस खंडर के पास से अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी सांसद की हंसी, कभी बच्चों की चीख, कभी मिट्टी में पैर चलने की खनखनाहट। पर कोई इतना साहसी नहीं कि अंधेरे में खंडर जाकर देखे। मीरा ने सोचा, अगर मैं उसी खंडर में रात गुजारूं और खुद को भूत की तरह प्रस्तुत करूं, तो लोग तो डरेंगे ही और मुझे अपनी पीड़ा से कुछ अभिलेख हो सकता है। उसने अपने बाल बांधे, काले और सफेद कपड़े ढूंढे, चेहरे पर हल्का सा रंग लगाया, कुछ रेशमी पट्टियां बांधी और एक नकली आवाज निकालने की मशीन बनाई। एक पुरानी घड़ी की आवाज बदलने वाला डिवाइस, कुछ धातुओं के टुकड़े जो हवा में झनझनाहट करे। वहीं से उसकी योजना शुरू हुई। दूसरा भाग, योजना की रचना। मीरा ने रात होते ही अपने छोटे से घर से बाहर निकलने की तैयारी की। उसने अपने एक मित्र रामू को विश्वास में लिया, लेकिन उसे पूरी बात नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि रामू, आज रात मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोग भूलपुरा के सबसे बड़े डर को खुद महसूस करेंगे। रामू परेशान हुआ। मीरा, ये ठीक नहीं है, लोग डरेंगे, बात बिगड़ सकती है। पर मीरा ने उसे शांत किया। डर से लड़ना जरूरी है रामू, जब डर अवास्तविक हो तो वह और बड़ा हो जाता है। रामू ने झिझकते हुए हामी भर दी। उस रात अंधेरा गहरा था, चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ। मीरा ने अपने चेहरे और हाथों पर सफेद पाउडर लगाया, जिससे वह कुछ फीकी और डरावनी दिखाई दे। उसने काले कपड़ों के ऊपर सफेद पट्टियां बांधी। आंसू मुंह की कल्पना में वह झाड़ियों से आती आवाजों की नकल करने लगी। तीसरा भाग, पहला प्रभाव। जब मीरा खंडहर पहुंची, वहां का माहौल और भी भयानक था। टूटे फूटे दीवारें, गिरा हुआ छत का एक भाग और पुरानी खिड़कियों की झाद झाद करती लकड़ियां हवाओं के झोंके से हिलती थी। मीरा ने अपनी आवाज संयमित करते हुए धीरे से कहा, हूं, जैसे कोई दर्द में कराह रही हो। उसने अपने हाथों में एक कांटा रखा, जिसे उसने पुरानी लोहे की छड़ से बनाया था, जिससे हवा में झनकार होती थी जब वह हिलाए। उसने मशीन चालू की, जो एक दूर कहीं से आती चीख सी ध्वनि थी। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग जो पास पास बैठे थे, बाहर आना प्रारंभ हुए। यह क्या हो रहा है? किशोरों ने फुसफुसाते हुए पूछा। भूत है, किसी ने कहा। मीरा ने अपनी आवाज को बढ़ाया। वह तुम लोगों को देख रहा है, सुन रहा है। उसने धीरे से पैर जमीन पर घिसा, कांपती सांसें ली, जैसे कोई प्रेत अपनी आत्मा से सुना हो कि गांव वालों ने कितना कष्ट उठाया है। गांव वाले डर गए। कुछ लड़के भागे, कुछ महिलाएं गिर पड़ी। बूढ़ों ने मारे डर के हाथ जोड़ दिए। रात की हवा में मीरा की नकली चीखें, झंझनाहट, हंसी सी आवाजें गूंजने लगी। चौथा भाग, हालात बिगड़ते हैं। अगला कुछ समय मीरा इसके प्रभाव में थी कि योजना सफल हो रही है। गांव के अधिक लोग खंडहर की ओर निकल आए।
लेकिन उनमें से कुछ ने सोचा कि यह कोई साज सज्जा है, कोई मस्ती या कोई किशोरों का खेल। कुछ नए बयान करने लगे कि यह कोई भूत नहीं, शायद कोई रोगी, कोई पागल। मीरा ने अपनी भूमिका और मजबूत की। उसने जंगल से उड़ी पत्तियों और झाड़ियों को हिलाया, सीटी जैसी आवाज निकाली, पुराने दरवाजे को जोर से झटका। गांव वालों की आंखों में भय साफ झलकता था। बच्चों को रोते देखा, बूढ़े कांपते, महिलाएं अपने बच्चों को चुप कराती। लेकिन गांव का एक बूढ़ा आदमी, नाम बाबूजी हरिराम, जिसने जीवन भर जंगल की कहानियां सुनकर सीखा था कि डर एक मानसिक स्थिति है, उसने कहा, यह सचमुच कोई आत्मा नहीं है, कोई जिंदा इंसान है। सुनो। ये जमीन की आवाज ने मानो उसके कदमों की गूंज दी। गांव वालों ने उसकी बातें सुनी, पर भय ने उनकी समझ को डंक रखा था। कुछ ने कहा कि बात करने से पीड़ा बढ़ेगी। 5वां भाग, मीरा के दिल का संघर्ष। मीरा को भी डर लगने लगा। उसने सोचा कि क्या उसने बहुत दूर चला गया है, क्या लोग कानूनी हल न करें या कुछ गड़बड़ हो जाए। पर आत्मा की भूमिका इतनी गहरी हो गई थी कि वह इसे टूटने न देना चाहती थी। वह रात के बीचों बीच खंडहर की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ गई। चांद निकल आया था, पर बादलों में से छनकर हल्की रोशनी आ रही थी। मीरा ने हवा में हाथ फैलाया जैसे कोई आत्मा हो, और जोर से चिल्लाई, मैं देखती हूं तुम्हारी आत्माएं, जो तुमने चिंताएं, जो तुमने दबा दिया। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। गांव वालों ने देखा कि कोई शक्ल दीवार पर हल्की शैडो की तरह झांक रही है। पेड़ों की शाखाएं हिलती है, पत्तियां सरसराती हैं। एक झरने की आवाज जैसी धुन सुनाई देती है, जिसे मीरा ने जमीन से निकल आने वाले पानी की आवाज को बनावट दी थी। मीरा का शरीर कांप रहा था, पर उसने रुकने का विचार नहीं किया। वह चाहती थी कि गांव वाले समझे कि डर उनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, कि डर को देखो, सामना करो और जाने दो। 6ठा भाग, सच का खुलासा। जैसे जैसे आवाजें तेज हो रही थीं, गांव वालों में अराजकता बढ़ने लगी। कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ बेकाबू होकर भागे हुए थे। तब अचानक एक लड़का, श्यामू, जो बचपन से मीरा को जानता था, चिल्लाया, मीरा, तुम है क्या? ये सब खेल है, तुम हो ना? मीरा को लगा जैसे कोई दबाव में है। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूं। मैं वो भूत नहीं, मैं मीरा हूं। गांव बहुत चुप हो गया। हवा ठहरी सी हो गई। वो झंझनाहट की आवाजें अचानक बंद हो गई। मीरा ने नीचे उतरकर गांव वाल। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी, डर और संतोष का मिश्रण। गांव वालों के चेहरे पर आश्चर्य था, कुछ गुस्सा, कुछ राहत, कुछ शर्मिंदगी। एक बूढ़े ने कहा, बेटी, तुमने हमें डराया, लेकिन सच में हमें यह सिखाया कि डर की बेड़ियां हम खुद ही बनाते हैं। मीरा ने कहा, मैंने ये इसलिए किया ताकि यह समझ आए कि उसके पीछे कोई ताकत नहीं है, कोई भूत नहीं, सिर्फ हमारा डर ही है। 7वां भाग, परिणाम और बदलाव। उस रात के बाद गांव में बदलाव आने लगा। कुछ दिनों तक लोग बातें करते रहे। मीरा की बहादुरी की सराहना हुई। वही कुछ ने कहा कि उसने न्यून सी सीमा पार की है। लेकिन मीरा का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने गांव वालों से मिलकर कहा कि हर डर को नाम देना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। कुछ लोग जंगल के पास झाड़ियों को साफ करने लगे, पुराने खंडहर की दीवारों को ठीक करने लगे, ताकि सुनसानपन कम हो। बच्चे अब रात को डर डर कर नहीं, बल्कि समूह में जंगल की कहानियां सुनते और हंसते हुए जाते आते। और मीरा, उसने खुद को गांव की सेवा में झोंक दिया। डर के कारणों को समझने की कोशिश की, प्राकृतिक आवाजों को पहचानने की, हवाओं की सर डरावनी कल्पना न बनने देने की। 8वां भाग, अंत और संदेश। समय बीतता गया। भूलपुरा का वो खंडहर अब सिर्फ एक सुनसान जगह नहीं रहा। वह एक प्रमाण बन गया कि डर जो मन में है, वह वास्तविक भयानक नहीं। जब हम उसे नाम दे देते हैं, जब हम उसे समझते हैं, तो वह छोटा हो जाता है। मीरा ने यह दिखाया कि डरियों को भूत जैसा रूप देना आसान है, पर असली बहादुरी है जब हम अंधेरे में चले, बिना नाम, बिना पहचान, सिर्फ अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करके। एक रात चांद पूरी तरह बाहर था। गांव वाले मीरा के साथ खंडहर के पास खड़े थे। मीरा ने कहा, यहाँ अब कोई भूत नहीं है। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, लेकिन किसी ने डर से भागने की बजाय मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। बच्चों ने कहा, मीरा, हम भी नहीं डरेंगे अब।
बूढ़ों ने सिर झुकाकर उसकी सराहना की और इस तरह भूलपुरा गांव में डर को दोस्त बना लिया। उपसंहार: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर अक्सर हमारे मन की दीवारों, हमारी कल्पनाओं और हमारी सुनसानियों का हिस्सा होता है। जब हम उस डर को नाम देते हैं, कहानियों में जीने देते हैं, जब हम अपने कहानियों की परतों, तो डर का आकार घटने लगता है। कभी कभी हमें डर को खुद पुकारना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, ताकि हम जान सके कि वह वास्तव में कितना शक्तिहीन है। मीरा की तरह हम सब में साहस है, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी हिम्मत और बड़ी सोच। गांव वाले भूलपुरा की तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने डर को उजागर करें, झूठे भूतों की तरह नहीं रहने दें, बल्कि उन्हें सत्य के प्रकाश में देखें। न्यू कहानियां हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट, प्रेस बेल आइकन।